रोमन रेंस का थीम सॉन्ग, हाथ में उनके एक स्टील चेयर और साथ में दो गुंडों की सुताई। सिनेमैटिक मूवी के हिसाब से स्क्रिप्ट तो देखो अच्छी लग रही है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को और सारी चीजें एकदम डिटेल में होंगी हर बार की तरह। और अगर आप हर ट्यूसडे को आ जाते हो चैनल पर रिव्यू देखने के लिए तो बिना लाइक किए इस वीडियो को बिल्कुल भी मत जाना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है रिया रिप्ली के साथ और मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हूं जिस तरीके से ये वाली स्टोरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोग्रेस करी है और फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेवल पे डेवलप किया है। रिया रिप्ली आती है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे लगा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से कायरी सेन और ये आस्का ने किया है ईओ स्काई के साथ वो बहुत गलत था। तुम लोग इसे फैमिली बोलते हो, फैमिली में तुम लोग ये करते हो, आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब सही तरीके से कर दूंगी। और ऐसा करके उन्होंने कॉल आउट किया कबूकी वॉरियर्स को, जिस पे निकल के आती है ईओ स्काई। और ईओ स्काई को देख के, उनका चेहरा देख के अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले पूरे जो एक हफ्ता है वो सिर्फ ईओ स्काई ने रोने में निकाला है। और उसके बाद वो रिंग में आती है और कहती है कि ये मेरा दिल बहुत ज्यादा तोड़ने वाला है, लेकिन तुम बिल्कुल सही थी आस्का और कायरी सेन के बारे में, लेकिन वो अभी भी मेरी फैमिली है एंड आई स्टिल लव देम। स्टिल मतलब जो फीलिंग है ईओ स्काई की वो है आस्का और कायरी सेन के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, आस्का और कायरी सेन टाइटनट्रॉन पे आ जाती है। बेचारी कायरी सेन का तो कुछ रोल भी नहीं है इसमें, वो तो आस्का के कहने पे चल रही है जो चल रही है। आस्का यहाँ पे कहती है कि देख मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, ईओ स्काई को बोल रही होती है कि उसके बाद तू चैंपियन बन गई तो हमें भूल गई, ये रिया रिप्ली तेरी फैमिली नहीं है, बस तुझे आके एक बार सॉरी बोल देना है और तू फिर से कायरी की तरह हो सकती है तो हमारी फैमिली में वापस आ जाएगी। लेकिन रिया रिप्ली के लिए चीजें बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हैं। इसका जवाब रिया रिप्ली ने दिया सीधा सीधा कि भैया तू तो चली जा भाड़ में, और वो कन्विंस करने की कोशिश करती है ईओ स्काई को। लेकिन इतने में ईओ स्काई भी कहती है कि यार अभी सॉरी यार, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, और अटैक हो जाता है यहाँ पर कबूकी वॉरियर्स का। ईओ स्काई अब यहाँ पे धर्म संकट में है कि मैं बचाऊं ना बचाऊं। वो गई तो सही, लेकिन उल्टा उनके ऊपर ही मिस्ट लगा दिया आस्का ने। मतलब इस बार तो अब सारे जो लिमिट्स है उसको ही क्रॉस कर दिया। रिया रिप्ली के ऊपर एक बॉस्ड किक भी लगाई आस्का ने, जिसपे ऑब्वियसली वो कनेक्ट नहीं हुई, तो रिया रिप्ली वहां पे उसको क्या ही सेल करती। और उसके बाद हिसाब किताब यही होता है कि मिल के जो है इनकी मार पिटाई हो जाती है। और फिर से जो रोती हुई ईओ स्काई थी उसको आज थोड़ा सा और रुला दिया गया इस ओपनिंग सेगमेंट में। बहुत बढ़िया तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये स्टोरी को चला रही है। जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्ट करी थी, मैं कह रहा था जापानीज लोगों की लड़ाई चल रही है, और वहां से यहां तक इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जहां पर काम अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना भी बनता है। इसके बाद हमको मैच दिखता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रूसेव वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। और इस मैच के फिनिश को लेकर मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, क्योंकि रूसेव को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत तगड़ा बुक कर रही है। तो क्या इस शो पर आज मैच में टाइटल चेंज होने वाला था? मैच ही प्रोग्रेस करता है। शुरू में तो आप बोलोगे बिल्कुल मैन हैंडल ही किया है इस मैच में रूसेव ने डोमिनिक मिस्टीरियो को, बेचारा वो कुछ कर नहीं पाता। 619 और जो उनका स्प्लैश है दोनों ही फेल हो जाते हैं। अपनी मार्च का किक हिट करने के बाद सबमिशन में उन्होंने डाल ही दिया था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से निकल गया और उसके बाद उसने दिमाग लड़ाया, कह रहा है ऐसा तो मैं जीतने से रहा। तो वो दोनों चैंपियनशिप बेल्ट लेके भागने लगते हैं। उसमें से एक बेल्ट उन्होंने छोड़ दी और उसके बाद वो एक बेल्ट को जब रेफरी रखने जाता है तो रूसेव को उन्होंने बेल्ट से मार दिया, लेकिन रूसेव को कोई असर ही नहीं पड़ा भाई उस बेल्ट के मारने का। वैसे तो इतना जोर से मारा भी नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा असर पड़े। और उसके बाद जब तक रेफरी लौटता उन्होंने एडी गुरेरो वाले स्टाइल से ही काम किया कि जैसे कि रूसेव ने मार दिया है डोमिनिक को। लेकिन रेफरी शायद यहाँ पे शाना था, या उसने पास में जो डोमिनिक मिस्टीरियो की हरकतें हैं उसको देख लिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, कोने में फंसा हुआ था रेफरी, और उसका फायदा उठाया डोमिनिक ने। जब रेफरी के ना देखने पे लो ब्लो उन्होंने हिट कर दिया, और लो ब्लो हिट करने के बाद पीछे से रोल करके उन्होंने पिन कर दिया रूसेव को, और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को यहां पे डिफेंड कर लिया है। ये भी आई थिंक बहुत सही स्टोरी चल रही है कि रूसेव कैसा कॉलर पकड़ के आया बिल्कुल डोमिनिक का कि मेरे को चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। अब उसे पता है कि फट रही है डोमिनिक मिस्टीरियो की, मतलब उसे खुद पता है कि मैं क्या ही टिप पाऊंगा इसके सामने, तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि इस सारी प्रोसेस में रूसेव एक हील सुपरस्टार है। तो अब हील सुपरस्टार को भी इस तरीके से बुकिंग मिलती है, ये देख के थोड़ा सा फ्रेश लगता है, जो कि आज से कुछ सालों पहले हमको नहीं देखने को मिलता था। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखता है, और भाई लायरा वाल्किरिया के एक्सप्रेशंस की तो मैं क्या ही तारीफें करूं। अकेले उनके जो एक्सप्रेशंस हैं इस पूरी स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। तो क्या होता है, बेली आती है लायरा वाल्किरिया के पास की उन्हीं की टी शर्ट पहन के। अब लायरा वाल्किरिया को तो समझ में आ गया कि बेली पागल है, कभी ये कुछ बोलती है कभी ये कुछ बोलती है। आज बेली का मैच है तो बेली कहती है कि यार बहन चल लेना मेरे साथ, लेकिन लायरा वाल्किरिया ने साफ साफ मना कर दिया, कहती मैं तुझे दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो इसके बाद बेली को अकेले ही मैच करने के लिए जाना था रकेल रोड्रिग्विस के साथ।
साथ में बेली की मैच में जो परफॉर्मेंस है वो रिंग साइड पे कट, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इतना तो शायद मैच में नहीं लगाना चाहिए था, जो परफॉर्मेंस देने पे ध्यान दे दिया उन्होंने। एल्बो ड्रॉप देखा, आज उन्होंने जेफ हार्डी को ट्रिब्यूट भी दिया, लेकिन रॉक्सैन ने जो है आंख में उंगली कर दी, जिसकी वजह से तहाना बॉम्ब लगा के ये जो मैच है वो रकेल रोड्रिगेज जीत जाती है। लेकिन उसके बाद इन्होंने मारना शुरू कर दिया और तब लायरा वाल्कीरिया का म्यूजिक प्ले होता है। अब लायरा वाल्कीरिया अभी भी कंफ्यूज है बाहर आने के बाद कि क्या उनको बचाना चाहिए या फिर नहीं बचाना चाहिए। आई वो, उसके बाद दोनों ने मिलकर फिर से मार दिया, मतलब लायरा वाल्कीरिया भी पिट जाती हैं। लेकिन फिर बेली के अंदर जो आत्मा बदलती है ना, वो चीज फिर से हो गई, पगला गई वो, और उन्होंने दोनों को मिलके मार के वहां से भगा दिया, मतलब दोनों को ही भगा दिया। और उसके बाद लायरा वाल्कीरिया सोच रही है कि अब ये शायद मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन बेली का फिर से कुछ तो स्विच ऑन ऑफ हुआ, कुछ उनका ट्रांजिशन आया, और अब लायरा वाल्कीरिया को देख के वो खुश हैं कि अरे आजा बहन ऐसे करके। तो लायरा वाल्कीरिया भी थोड़ा दूर ही है कि यार पता नहीं कब हाथ छोड़ दे मेरे ऊपर। तो ये जो कंफ्यूज करके लायरा वाल्कीरिया को रखा हुआ है बेली ने, वो अगेन ये वाली स्टोरी को भी अच्छा बना रहा है। और देखो विमेंस डिवीजन में भी स्टोरी लाइन कैसे बहुत अच्छी हो सकती है। कई लोगों को लगता है भाई यहाँ पे क्या ही है, विमेंस डिवीजन है तो क्या ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इवन मुझे ही कई बार बोल दिया जाता है कि भाई विमेंस डिवीजन है इसलिए ऐसे इग्नोर कर दिया, लेकिन नहीं, स्टोरी में यहाँ पे इंटरेस्ट है, स्टोरी में यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, तो स्टोरी यहाँ पे बढ़िया चल भी रही है। चाहे आप उस वाली स्टोरी की बात करो, वो इयो स्काई वाली, या फिर ये लायरा वाल्कीरिया और बेली वाली। इसके बाद बैक स्टेज से ऊसोस का एक सेगमेंट था, और जे ऊसो पूछते, क्योंकि आज इनका टोर्नाडो टैग टीम मैच होना था, तो वो कहते हैं हाँ भैया सब सही है, वो कहते हैं सब सही है। अब जिमी ऊसो कहते हैं कि मुझे तेरे से कुछ पूछना था, और वो कहते हैं हाँ भैया पूछ। तो वो पूछते हैं कि भाई जे ऊसो तू मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, एलन नाइट की मदद नहीं करी, मेरी भी नहीं करी। तो जे ऊसो ने अब गुस्से में बोला, फिर से एक्सप्रेशंस और बिहेवियर, जे ऊसो का कैरेक्टर मतलब जो बदल रहा है, बहुत मस्त लग रहा है देख के। जे ऊसो कहते हैं कि भाई मैं क्यों करूं, मतलब बीच में है, हमें क्या लेना देना किसी और बंदे से, हमें अपना बिजनेस देखना चाहिए। और फिर जब जिमी ने बोला मैंने तो हेल्प की थी, तो जे ऊसो ने बोला जरूरत नहीं है, ऐसे करके उन्होंने उनको ही झाड़ दिया। और उसके बाद कहते हैं हमें ऊपर तक जाना है, चैंपियन फिर से बनना है, और शायद मैं चैंपियन होता, लेकिन तेरे को ये बात कहां समझ में आएगी जिमी ऊसो। तो जे ऊसो का ऐसा बिहेवियर है कि उनको अब सब अपने पास चैंपियनशिप चाहिए, ऊपर ग्रो करना है, तो उस चक्कर में वो कुछ भी करेंगे। कहते हैं एलन नाइट के बारे में भूल जा, आज हमारा मैच है, उस पर फोकस करते हैं, ऑल राइट बोल के हाथ बात तो दोनों भाइयों ने मिला लिया। लेकिन फिर भी जिमी ऊसो के चेहरे पे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई मेरे भाई को ये हो क्या गया है, हम दोनों तो सेम ही हुआ करते थे, अचानक से इसके दिमाग में कौन सा भूत भर गया ऐसा। तो अभी भी वो जिमी ऊसो के दिमाग में जो चीज है वो बैठी हुई है, और वो हमको आगे भी दिखती है शो पर, जिसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। लेकिन नेक्स्ट बैक स्टेज से फिर से सेगमेंट था यहाँ पे कायरी सेन इयो स्काई वाली स्टोरी का। कायरी सेन इयो स्काई के पास जाती हैं, और इयो स्काई बहुत ज्यादा गुस्से में, वो कहते हैं बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं अभी भी फैमिली है, अभी भी देर नहीं हुई है, आस्का को जाके सॉरी बोल दे। इयो स्काई ने अब यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया और लीव मी अलोन बोल दिया। बट थोड़ा सा दिमाग से खेलने की कोशिश यहाँ पे कायरी सेन ने भी करी, क्योंकि उन्होंने एक फोटो जाके उन्हें थमा दी जिसमें वो तीनों है, तो क्या पता बंदी का दिल पिघल जाए। लेकिन उसके बाद बैक स्टेज एक और सेगमेंट आता है जहां पे रिया रिप्ली जाती है इयो स्काई के पास में, और वो बोलती हैं कि यार तू सही थी आस्का के बारे में, वो तो ऐसी ही है, और मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है, और अब क्राउन जूल में हम लड़ेंगे कबूकी वॉरियर्स के अगेंस्ट में। तो एक बार कंफर्म किया रिया रिप्ली ने कि सही में, कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उनके साथ ही ज्वाइन हो जाए, लेकिन पूरी कंफर्मेशन दी है यहाँ पे इयो स्काई ने कि नहीं अब जाके हम लड़ने वाले हैं। तो उसके बाद इन्होंने हक बक किया, और स्टिल जो इयो स्काई है वो मिस्ट में ही थी, मतलब लास्ट वीक रिया रिप्ली के ऊपर मिस्ट हुआ था, और इस बार ये था इयो स्काई के ऊपर। इसके बाद शो पर एक मैच आता है, और ये टाइम पास मैच था एलन नाइट और कोफी किंगस्टन के बीच में। यहाँ पे थोड़ी सी जेवियर वुड्स की चुल होती है, बट स्टिल बीएफटी फिनिशर हिट करके एलन नाइट मैच जीत गए हैं। पता नहीं क्यों था, कैसे था, ये ना भी करते शो पर तो इससे कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के बीच में मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे भी कुछ दिखाना चाह रही है। तो पहले तो बेकी लिंच का सेगमेंट था, मैगजीन और अकीरा टोजावा होते हैं वहां पे, और अकीरा टोजावा ने ऐसे हंस के जो है मजाक उड़ाया बिल्कुल बेकी लिंच का कि अच्छा एजे ली तो तुझे नहीं मानती ऐसे। तो उसके बाद बेकी लिंच ने उन्हें भी मारा, और उसके बाद मैगजीन को भी मारा, तो वो बहुत फनी सेगमेंट था। एंड देन उसके बाद ट्रांजिशन ऐसे होता है कि वो सेथ रॉलिंस के पास जाती हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो वो कहते हैं देखते हैं अभी कैसा फील। सेथ रॉलिंस थोड़ा अजीब हो गया है अभी, कि जैसे पता नहीं उसके सिर पे कौन सा लोड आ गया, कौन सा प्रेशर है, और कौन सी ऐसी बात है जो कि अपनी बीवी को भी नहीं बता पा रहा, वो उसके ऊपर शायद थोड़ा प्रेशर ज्यादा बन गया है। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते हैं, और सेथ रॉलिंस उनसे पूछा भी कि मैं चलूं तेरे साथ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिलहाल मना ही कर दिया इस चीज के लिए कि नहीं अभी मैं जाके अपना हिसाब किताब खुद ही देख लूंगा। और उसके बाद सेथ रॉलिंस का म्यूजिक प्ले होता है, एक लॉन्ग कोट के साथ आते हैं सेथ रॉलिंस, बहुत ज्यादा लाउड यहाँ पे सीएम पंक के चैंट थे, ओटीसी के चैंट थे, और ये बड़ा फनी लगता है। सेथ रॉलिंस बेचारा अपने अलग ही टॉपिक के साथ आया होता है, और उसको सीएम पंक और ओटीसी वाले जो चैंट्स है वो फेस करने पड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस के गाने पे सारे लोगों ने वाइब भी किया, जो कि बताता है
कि ये कोई डिसरिस्पेक्ट या फिर इंसल्ट नहीं है सेथ रॉलिंस की, वो क्राउड पूरी स्टोरी लाइन के साथ खेल रहा है। और इसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को हाइप करते हुए वो बोलते हैं कि भैया हमारा मैच 3 बार हो चुका है और तीनों बार कोडी रोड्स जीता है और मैं हारा हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्राउन जूल में वो तो पास्ट की बात थी, तब तो हम सारे लोग ऊपर जाने के लिए जूझ रहे थे। अब तो हम टॉप पे आ चुके हैं, तो अब सबसे ज्यादा मैटर करेगा और जो बंदा वो मैच जीतेगा उसको सिर्फ क्राउन जूल की चैंपियनशिप नहीं मिलेगी, बल्कि आने वाले 10-20 साल के लिए वो कंपनी का फ्यूचर डिफाइन करने वाला है। मतलब 10-20 साल तो शायद सेथ रॉलिंस ने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, इतना तो नहीं होगा। इसके बाद वो कहते हैं कुछ लोगों को लगता है कोडी रोड्स जीतेगा, भाई तुम पगला गए हो, तुम्हारे क्या गड़बड़ हो गई है, मैं ही वो बंदा हूं जो कि इस कंपनी को आगे लीड करने वाला है। ऐसे ऐसे करके जो विजन का एंगल है वो बता रहे होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने सीएम पंक और रोमन रेंज का भी नेम ड्रॉप किया कि मैंने कैसे पूरी कोशिश करी इन कैंसरों से तुम्हारा पीछा छुड़वाने के लिए, और स्टिल वहां पे जो लोग हैं वो कोडी रोड्स के चैंट कर रहे होते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है और आज कोडी रोड्स के एंट्रेंस पे पायरो नहीं बजा, बट उसको कोडी रोड्स ने काफी अच्छी तरीके से कवर भी कर लिया। और आते ही कोडी रोड्स बोलते हैं भाई क्या ड्रामेटिक हो रहा है, पहले तो अपना सूट वगैरह उन्होंने उतारा और उसके बाद कहते हैं कि देख भाई कंपनी का फ्यूचर क्या है क्या नहीं वो तो आगे की बात है, इतना भी कंट्रोल है नहीं हमारे ऊपर, और तेरा कंट्रोल तो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पे नहीं है, वो आ गए थे स्मैकडाउन में, अच्छा वो तो पॉल हेमन के कहने पे आए होंगे ना, तो भाई क्या तेरे ग्रुप में तो खुद भी कंट्रोल में है? तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने ही उनको भेजा था क्योंकि सब कुछ मेरे थ्रू होके ही जाती है। और इसके ऊपर कोडी रोड्स ने जो लाइन बोली, मैं बता रहा हूं भाई ब्रॉक लेसनर को कितना ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं ये स्टोरी लाइन के अंदर। वो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो मिस्टर हेमन को तूने ही अलाउ किया था कि वो ब्रॉक लेसनर के को इंट्रोड्यूस करे। अब जैसे ये लाइन बोली ऑब्वियसली क्राउड का भी रिएक्शन आता है और सेथ रॉलिंस ने नहले पे दहला दिया। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ही बोला था कि वो जो है अपनी साथ में जो है हिसाब किताब कर ले। तो क्राउड ने वहां पे नो इट डजंट के चैंट किया, जो कि काफी रेयर होता है ऐसे अमेरिकन क्राउड से थोड़ा यूनिक चैंट्स देखना, बट ये देख के थोड़ा सही लगा। अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे एक पॉल हेमन का दिल वाला साइन भी था जिसपे एरो लगाया हुआ था, पता नहीं वो बंदा क्या सोच के वो साइन लेके आया था। और कहते हैं कि आज से 20 साल के बाद हम कहां होंगे, हम बैक स्टेज होंगे, कोडी रोड्स ऐसा बोलते हैं, कंपनी को चला रहे होंगे, अपनी रेसलमेनिया 40 के मैच की बात करते हैं, मेरी तू शील्ड बना था, कैसे तू एमवीपी था। सेथ रॉलिंस ने बोला भाई चुप जा, वो पिछली बात थी और तू मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ना तू मेरा कभी दोस्त हो सकता है, और क्राउन जूल में मैं सब कुछ जो हुआ है वो मिटा दूंगा और एक नई हिस्ट्री लिखूंगा। और उसके बाद वैसे बोल रहे होते हैं कि भाई कोई तेरी मेरी सेटिंग नहीं है। तो क्लियर है सेथ रॉलिंस अपना पल्ला कोडी रोड से झाड़ रहे हैं और सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा सीरियस हो गया अपने क्राउन जूल के मैच के लिए कि उसको ये मैच जीतना ही जीतना है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगा नहीं था कि इस मैच पे भी इतना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग मामला बना सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने इसको काफी अच्छी तरीके से बनाया है। और इसके बाद नेक्स्ट एक मैच आता है एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली का रे फिनिक्स का नहीं, और इसके बाद लॉस अमेरिकानोस को लेके आए थे आज ये। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना ज्यादा पागल हो सकती है कि अब जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच इनको करना है। भाई तुम एक अलग सेगमेंट ही दे दो एजे स्टाइल्स को जहां वो जॉन सीना की बात करे। पता मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लेजी है, एफर्ट नहीं लगाना हमें कि क्यों ही बुक करना। अच्छा जॉन सीना तो आ नहीं रहा ना रॉ स्मैकडाउन, तो क्या ठीक है कुछ भी करवा लो एजे स्टाइल्स से। टैग टीम मैच था, मैच वो जीत गए, बट कोई एफर्ट नहीं। मुझे बहुत बकवास लगा है देख के, तुम जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स जैसे लेवल के मैच की बात करो। चलो नहीं आ सकता जॉन सीना, लिमिटेड डेट्स हैं, बट ये कोई तरीका नहीं होता कि तुम एक टैग टीम मैच में डाल के बीच में एक प्रोमो घुसड़वा दो और उसके बाद ये सोचो कि भैया मैच हो रहा है। मतलब मैं तो ऐसे मैच को फिर क्या ही मानूं मैं, क्या बकवास चीज थी। बहुत सही हो सकता था एजे स्टाइल्स के साथ, कुछ अलग से पुरानी स्टोरी ही रिविजिट कर लेते, एजे स्टाइल्स कुछ अलग से बात ही कर लेते, बट वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा जॉन सीना का नाम ले लिया और उससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे कोई एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करी। और अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था द ऊसोस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में एक टोर्नेडो टैग टीम मैच। और सबसे पहले आज जे और जिमी ऊसो की साथ में एंट्रेंस हुई, ऊसोस के म्यूजिक के साथ ही हुई, और इस बार उन्होंने बीच में जाके जे ऊसो का म्यूजिक गीट वाला लगाया नहीं, तो मतलब इन्होंने इसको अच्छा सा टाइम दिया। और फिर बैक स्टेज से फिर से सेगमेंट आता है जहां पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, और सेथ रॉलिंस फिर से कंफ्यूजन में है। और वो मतलब कंफ्यूजन में नहीं है, बहुत ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि भाई मुझे हराना ही होगा। पॉल हेमन कहते हैं हाँ भाई तू हराएगा ये वो, उन्होंने चुप करवा दिया। उन्हें कहते हैं नहीं नहीं मुझे हराना ही पड़ेगा। तो पॉल हेमन भी सोचते भाई क्या हो गया, सेथ रॉलिंस को तो बड़ा ही ज्यादा सीरियस हो गया अपने इस मैच के लिए। अब इसके बाद मैच ये शुरू होता है, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और मैच काफी फास्ट पेस पर ही ये उन्होंने शुरू किया था। पहले ही जे ऊसो ने डाइव लगा दी, ईट पंचेस हमने देखे, ब्रॉन्सन रीड ने टेबल को क्लियर किया और जैसे कि फिर वो वहां पे जो पटक देंगे, जिमी ऊसो ने सुपर किक करके उन्हें ही गिरा दिया और उड़ता हुआ ब्रॉन ब्रेकर फिर निकल के आता है जिन्होंने क्लोज लाइन मारी और उसके बाद जो जिमी ऊसो है वो पूरे वहां पे गिर जाते हैं। अब इसके बाद इनको लगा जे ऊसो अकेला पड़ गया, ब्रॉन्सन रीड सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई, वो निकल के आया, उसने एक समोन ड्रॉप लगाया और अब तो लग रहा है
कि जेकब फाटू के बाद उन्होंने भी थोड़ी बहुत सीख लिया कि कैसे इसको और बढ़िया एग्जीक्यूट करते हैं। बढ़िया वाला जिमी ऊसो ने एक जो है यहाँ पे समोन ड्रॉप लगाया, लेकिन फिर इस बीच में ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर आ जाता है और इसके बाद ऊसोस को स्टैक कर लिया गया है एक के ऊपर एक कि ब्रॉन्सन रीड आके जो है सुनामी लगाएगा। लेकिन तभी थीम सॉन्ग हिट होता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, और रोमन रेंस इस बार बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड आए थे। वो एक स्टील चेयर के साथ आते हैं और स्टील चेयर के साथ आना भी कैसे बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट चीज है वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो रोमन रेंस निकल के आते हैं, वो रिंग में एंटर करते हैं। पहले तो ब्रॉन ब्रेकर चढ़ गए उनके ऊपर, तो उन्होंने जो है उनको बाहर फेंक दिया और उसके बाद एक मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया कि ब्रॉन्सन रीड बिल्कुल आराम से देख रहा है रोमन रेंस को, रोमन रेंस देख रहा है ब्रॉन्सन रीड को। वो पुरानी सारी यादें कर रहा है, अच्छा तूने मुझे मार के भगाया था ना। और फिर वो स्टील चेयर से एक के बाद एक रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड के पीठ पे मारना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो है 4 बार ही वो जो है शॉट्स लगाए, और स्टील चेयर लेके आना ना सिर्फ ये दिखा रहा है कि रोमन रेंस पूरी प्लानिंग के साथ आया और गुस्से में है, और साथ में ये भी बताता है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को भी ऐसे दिखा रही है कि रोमन रेंस को भी चेयर लेके आनी पड़ रही है कि ताकि वो उनको मार सके। तो वो दोनों ही वे में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया जो है काम कर रहा है। और इस बीच में क्योंकि ये टोर्नेडो टैग टीम मैच है तो ऊसोस का फायदा हो जाता है, और अगर आपको लग रहा है कि यहां पे सिर्फ ऊसोस का फायदा हुआ है तो आप बिल्कुल गलत हो। आप जवान लॉन्डो का भी फायदा हो रहा है, ये देखो साथियों। नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। बोल रहे थे ना आप लोग कि बजट के ऊपर जो मामला है वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। अब प्रीमियम क्वालिटी की चीज है तो भाई इसकी क्वालिटी लो करके प्राइस तो लो होगा नहीं, लेकिन जीएसटी कम होने की वजह से भाई ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। इनका ये आइसो बूस्ट वाला जो प्रोटीन है अब ये 3600 का हो गया है, और इसके ऊपर कोड लगा लोगे तो भाई ये 3000 का ही आ जाएगा। बाकी कॉन्सेंट्रेट वाले में इंटरेस्टेड हो तो वो 2500, और प्लांट प्रोटीन तो भाई 1000 से भी नीचे 900 में अगर 500 ग्राम वाला ले रहे हो। बाकी 1 किलो वाला तो ऑब्वियसली 1800 का आपको पड़ जाएगा। तो भाई अब तो आपकी सरकार भी चाहती है कि आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दो, और अभी भी अपना भला नहीं करना चाह रहे तो भाई सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की एंट्रेंस देख के उनका ही ऑरा फील करो, गलती से भी खुद का ऑरा मत बना लेना। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गाय जिसने आप देखोगे तो पिछले टाइम में अपने आप को पहले से थोड़ा सा बेटर कर लिया। और मैंने अपनी खुद पिछले 1 साल की ट्रांसफॉर्मेशन में जो सर्जरी के बाद से मैंने करी, मैंने नेचुरल टीन को ही कंज्यूम किया है। और ये ब्रांड के बोलने की वजह से नहीं बोल रहा मैं, जो चीज मुझे रियल में और असली फील होती है वही मैं आपके साथ बताता हूँ। बाकी वेबसाइट के ऊपर जाके शॉर्ट में मेरा नाम ले लोगे, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक जो है प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक आपको वेबसाइट का पहला ही मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद क्या होता है, ये ब्रॉन्सन रीड की तो सुताई हो गई, अब रोमन रेंस को सुताई करनी है ब्रॉन ब्रेकर की भी, और ब्रॉन ब्रेकर खुद ही निकल के आ जाता है। फिर रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को भी स्टील चेयर से मारा, और उसके बाद उन्होंने बड़े ही प्यार से ब्रॉन ब्रेकर को रिंग में भेज दिया। इस टाइम पे जो क्राउड भी है ना वो रोमन रेंस वाले जो चैंट है वो रोमन रेंस के लिए लगा रहा होता है। और हाँ, कोडी रोड्स वाले सेगमेंट में कोडी रोड्स को भी ये चैंट लगे थे। पता नहीं किसी ने तो कमेंट करके लिखा कि कोडी रोड्स को के बारे में चैंट बोलने में मेरे को आफत आ जाती है। भाई पता नहीं यार ऐसा कैसे सोच लेते हो आप, दोनों के लिए आज ही वाले चैंट लगते हैं, मतलब कि दोनों को, ठीक है, कोडी रोड्स को भी प्यार मिला है रोमन रेंस की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जिमी ऊसो ने सुपर किक लगाई और आज जे ऊसो ने स्पीयर मारा है या फिर हग मारा है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा आज के उनके मूव को लेके। अब इसके बाद डबल ऊसो वाला स्प्लैश आता है। उस टाइम पे रोमन रेंस ने अपनी जो फिंगर है उसको ऐसे होल्ड करके रखा हुआ था, और कोई इस बारे में बात करेगा नहीं कि इस वाले स्प्लैश का जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से हुआ। इसके बाद फिर पिन हो गए और जे ऊसो ने पिन कर दिया, मतलब कि, और ये जो मैच है वो ऊसोस ने जीत लिया। लेकिन इसके बाद देखना रोमन रेंस रिंग में एंटर करते हैं, वो जे ऊसो के पास जाते हैं और यहाँ पे वो इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जैसे कि हाँ जे ऊसो तो बिल्कुल सही रास्ते पर है। मतलब उनको देख के ऐसे लग रहा है कि रोमन रेंस का जो सारा बोला हुआ था, करा हुआ था, एडवाइस दी थी, वैसा जे ऊसो ने सही तरीके से फॉलो किया है। और उस टाइम पे आप रिएक्शन देखना जिमी ऊसो का, ऐसा था कि भैया ये दोनों बंदे ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जो कि मेरे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही। लेकिन रोमन रेंस बहुत ज्यादा खुश हैं जे ऊसो को देख के। आज के मंडे नाइट रॉ को सॉलिड 4 स्टार की मैं रेटिंग दूंगा। एंड नेचुरल टीन का लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अपनी हेल्थ को लेके डेफिनेटली आजकल हर किसी को सीरियस होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।